सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम फ्लेमिंगो के सेकेंड चैप्टर लॉ स्प्रिंग के बारे में पढ़ने वाले। लेट्स सी सम कीवर्ड्स जो आपके आंसर को और भी इफेक्टिव बना देगी और एग्जाम में और भी ज़्यादा स्कोर करने में भी हेल्प मिलेगी। लेट्स टॉक अबाउट ऑथर। चैप्टर के ऑथर का नाम है एनी जंग, जिन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स से ली। उनके माता पिता भी एक राइटर रह चुके हैं और एनी जंग खुद एक न्यूज़पेपर एडिटर भी रह चुकी फॉर बोथ कंट्री इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। और उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी है, जिनमें से एक किताब का नाम है द लॉ स्प्रिंग, और उसी का एक छोटा सा पार्ट इस चैप्टर के अबाउट है। इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइडेड कर दिया गया। फर्स्ट पार्ट है अबाउट साहिब। साहिब एक छोटा बच्चा होता है और वो ढाका से आया हुआ रहता है और वो गार्बेज में से हर दिन गोल्ड फाइंड करने की कोशिश करता है। साहिब से राइटर पूछती है, क्या तुम ये काम क्यों करते हो? तो साहिब बोलता है कि उसके पास और कुछ करने को है भी नहीं और ना उसके बगल में कोई स्कूल है जहाँ वो जा सके, और वो गरीब है और बैरफुट वो रैग पिकिंग का काम किया करता है। तभी राइटर बोलती है, क्या अगर मैं स्कूल खोलूँगी तो तुम आओगे? फिर कुछ दिन हो जाते उसके बाद जब साहिब ऑथर को देखता है तब वो दौड़ा उनके पास आता है और पूछता है, क्या आपका स्कूल रेडी हो गया? पर उस टाइम ऑथर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने ये मजाक में बोला होता है उससे। तभी राइटर बताती है कि मोर देन 10,000 पीपल हैं जो रैग पिकिंग का काम किया करता है, जैसे साहिब किया करता है सीमापुरी में। और सीमापुरी का मतलब ही है रैग पिकिंग करना। यहाँ बहुत सारे लोग जो बांग्लादेश से यहाँ आ चुके हैं इन 1971, और वो यहाँ पर आके रैग पिकिंग का काम किया करते हैं और वो यहाँ शायद मोर देन 30 ईयर्स से रह रहे हैं विदाउट हैविंग एनी आइडेंटिटी कार्ड और परमिट। उनके पास सिर्फ एक राशन कार्ड है जिससे वो वोट कर सकते हैं और उसी ग्रीन मतलब खाने के लिए भी चीज़ें ले सकते हैं, और उनके लिए फूड ही उनका सर्वाइवल है। और उन्हें जहाँ फूड मिलता वहीं वो अपना टेंट बना लिया करते थे और वहीं रह लिया करते थे, क्योंकि उनके पास और भी कुछ था भी नहीं। और इवन जो चिल्ड्रन थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी उनके पार्टनर्स बन जाया करते थे इन द सर्वाइवल। वहाँ सीमापुरी का ही मेन होता है रैग पिकिंग, और रैग पिकिंग उनका एक आर्ट बन चुका था और गार्बेज उनके लिए गोल्ड था, क्योंकि जो उन्हें गार्बेज से मिलता था वही उनका डेली खाना भी था और उसी से उनका रोजी रोटी भी चला करता था। तभी राइटर बताती है कि साहिब को कभी कभार 10 रुपये भी मिल जाया करता था गार्बेज से, और वो और भी फाइंड करने की कोशिश करता था। गार्बेज दोनों बोथ पेरेंट्स और चिल्ड्रन के लिए एक मीन नहीं किया करता था। फॉर द चिल्ड्रन वो एक वैप था इन वंडर, और फॉर द एल्डर एक सर्वाइवल का मीन था। तभी ऑथर एक विंटर मॉर्निंग साहिब को देखती है कि नेबरहुड के क्लब के पास वो गेट के पास खड़ा रहता है और वो दो यंग प्लेयर्स को देख रहा होता है। और जो यंग प्लेयर होते हैं वो वाइट ड्रेसअप में होते हैं, उनके जो शूज़ होते हैं उनके ड्रेसअप मैच कर रहे होते हैं। पर साहिब का जो शूज़ होता है वो उसके डिस्कलर शर्ट पर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा होता है। पर तभी ऑथर ये बताती है कि जिसके पास कुछ भी पहनने को ना हो, जो बैरफुट हो, और उसके लिए अगर एक शूज़ मिल जाए वो भी विथ होल, तो भी उसके लिए उसका ड्रीम कम ट्रू हो जाता है। अब साहिब टी स्टॉल पर काम किया करता है। अब उसके हाथों में स्टील कैनिस्टर होता है जो उसके टी स्टॉल मालिक का होता है। अब उसे हर महीने 800 रुपये मिला करते, वो भी 2 वक्त की रोटी के साथ। साहिब अब खुद का मास्टर नहीं रहा और ना ही उसके अब चेहरे पर वो केयर फ्री लुक रहा, और ना ही वो अब इतना हैप्पी था जैसे वो पहले रैग पिकिंग का काम करने में था खुश। इसी के साथ साहिब की स्टोरी क्लोज हो जाती है। फिर राइटर एक और बच्चे की कहानी सुनाती है जिसका नाम है मुकेश। मुकेश फिरोज़ाबाद में रहा करता था। उसकी फैमिली बैंगल मेकिंग में इंगेज रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। पर मुकेश अलग कुछ था उनमें। वो अपना खुद का एक मास्टर बनना चाहता था। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। उसे कार ड्राइविंग भी सीखनी थी। फिरोज़ाबाद बैंगल मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ हर एक दूसरा परिवार बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है। वहाँ तो इवन जो छोटे बच्चे थे वो भी बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाया करते थे। उनमें से कई ऐसे लोग थे जिन्हें ये भी नहीं पता होता है कि ये काम उनके छोटे बच्चों के लिए कितना अनहेल्दी है।
अगर वहाँ कानून सही से फॉलो किया जाए तो ना जाने मुकेश जैसे और भी 20,000 बच्चों की ज़िंदगी सेफ हो जाए। मुकेश जहाँ रहता था वो एक स्लम एरिया से कम नहीं था। वहाँ इंसान और जानवर एक ही जगह रहते थे। वो एक अनहाइजीनिक प्लेस था। राइटर की नज़र एक लेडी पर पड़ती है। मुकेश के बड़े भाई की वो वाइफ होती है। उसके सर पर 3 लोगों की जिम्मेदारी थी, उसका पति मुकेश और उसका पिता। पिता भी बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व रहता है। वो आज तक इतने पैसे नहीं कमा पाए कि वो एक घर रिनोवेट कर पाए और अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए। मुकेश की दादी बताती है कि उन्होंने अपने पति को अंधा होते देखा है इस काम से। वह कहती है कि यही उनका भाग्य है, भगवान ने उन्हें बैंगल मेकर के घर भेजा है और अब ये रेखा वो तोड़ नहीं सकती। तभी राइटर एक युवती लड़की को देखती है जो बुजुर्ग महिला के साथ बैठी होती है और वो अपने हाथों से ऐसे काम कर रही होती है जैसे कोई मशीन कर रहा हो। वो बताती है कि आज तक वो बस एक घर बना पाई है और उसके बगल में बैठी बुजुर्ग महिला आज तक एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं लिया है। उनके पास बैंगल मेकिंग के अलावा और कोई काम नहीं है और अगर वो कुछ और करना चाहे तो उन्हें मिडलमैन, लीडर और पुलिस का डर है। वो उन्हें जेल में डाल देंगे। उनके मत कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उनकी बात सुन पाए। इससे 2 अलग संसार दिखाई देता है, एक जो गरीबी में फंसा है और दूसरा मिडलमैन और पुलिस है जो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हकीकत तब प्रसन्न होती है जब वो मुकेश की आंखों में एक चमक देखती है मोटर मैकेनिक बनने का। तो इसी से चैप्टर की एंडिंग होती है। अब हम कुछ आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप? वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही केम फ्रॉम? तो गार्बेज में साहिब क्या देखता था? साहिब हमेशा गार्बेज में गोल्ड फाइंड करने की कोशिश करता था। वो ऑथर के नेबरहुड में रहता था और बांग्लादेश से आया था अपनी माँ के साथ। बांग्लादेश में उसका घर स्टॉर्म की वजह से पूरा ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो अपना कंट्री छोड़ के यहाँ इंडिया सीमापुरी में रहने आया था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर? तो इसका मतलब है ऑथर चिल्ड्रेन जो वेयरफुट रहते हैं तो उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं? तो ऑथर ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वेयरफुट रहना उनके लिए ट्रेडिशनल है, वो बस एक एक्सक्यूज़ है। क्योंकि हमने एक स्टोरी एक और देखी थी जिसमें एक बच्चा होता है जो भगवान से प्रे करता है सिर्फ पेयर ऑफ शूज़ के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट अ टी स्टॉल? एक्सप्लेन। नो, साहिब नहीं खुश था टी स्टॉल पर काम करने से। अब वो खुद का मास्टर नहीं रहा और ना ही उसके फेस पे वो कैफे लुक रहा, क्यों अब उसे टी स्टॉल का जो कैनिस्टर था वो बहुत ज़्यादा हैवियर लगने लगा जो उसका प्लास्टिक बैग हुआ करता था, और साहिब बिल्कुल अपने टी स्टॉल के काम से खुश नहीं था। बाकी जितने एक्स्ट्रा आंसर क्वेश्चन है मैंने उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर लो। और अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर की समरी इंग्लिश में पढ़ सको तो आपको नीचे ही वेबसाइट का लिंक गिवन है, आप वहाँ पर भी जाके वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं इसका इंग्लिश समरी। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, अपना क्वेश्चन डालिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, इस चैप्टर की समरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।